नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। हमारे साथ आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी हैं और झारखंड सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं और इन 4 सालों के सफर में सरकार ने बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखे और रामेश्वर उरांव जी वित्त मंत्री रहे और इनके विभाग की एक उपलब्धि कही जाएगी कि झारखंड सरकार पिछले 2 सालों से 2022-23 में लगभग 5,000 करोड़ तो उसके बाद लगभग 4,000 करोड़ लोन लेने पड़े थे, लेकिन इस बार झारखंड की अर्थव्यवस्था इस कदर मजबूत दिखाई दे रही है या हुई है कि इस बार कर्ज नहीं लेना पड़ा है और अच्छी खासी राशि भी अभी तक खर्च हुई है। तो इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, हर चीज के बारे में जानेंगे। रामेश्वर उरांव जी, आपका न्यूज बाय स्कूप में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम जिस उपलब्धि की चर्चा कर रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं कि आपके एक विभाग की उपलब्धि है कि इस बार कर्ज नहीं लेना पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने ये सूचना दी। अच्छी खबर लोगों के बीच में जाएगी कि वित्त विभाग वर्तमान सरकार का जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। नए नए स्टेप्स लिए गए हैं, कदम लिए गए हैं वित्त विभाग को बेहतर करने के लिए, राज्य की वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए अच्छे अच्छे कदम लिए गए हैं। मैं बताना चाहूँगा उसमें उन कदमों में एक तो है कि हम खर्च करते हैं, लोगों को पता नहीं होता है, झारखंड के लोगों को कि खर्च हुआ तो क्या हुआ, उपलब्धि क्या हुआ। अंग्रेजी में उसको आउटकम कहेंगे। अगर आउटकम हुआ, उदाहरण के साथ देंगे हम कि पुल बनाना था किसी नदी में, पुल बन गया, तो पुल बनने के बाद ये आउटपुट हो गया। पुल बनने के बाद उसका आउटकम क्या हुआ, क्या उसमें गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, लोग मोटरसाइकिल से पार कर रहे हैं। जब तक नहीं होंगे तो उपलब्धि को भी आउटकम में नहीं गिना जाएगा, आउटपुट को भी आउटकम में नहीं गिना जाएगा। तो जब तक अप्रोच दोनों तरफ से नहीं होगा तो आउटकम नहीं होगा। तो ये जो है उपलब्धि, इसीलिए हम लोग आउटकम बजट बनाए हैं कि आप उपलब्ध तो किए, आउटकम तो हुआ आपका, तो क्या आउटकम चल रहा है, ये आउटपुट तो हुआ, लेकिन आउटकम उसका क्या हुआ आउटपुट का, तो ये जानकारी हम लोगों को देते हैं, बजट के साथ उसको रखते हैं विधानसभा में। हमारे माननीय विधायक उसको पढ़ते हैं, अपने इलाके में उसका प्रचार करते हैं। तो एक हुआ। दूसरा, हम लोग देखें कि इस राज्य का कोई सेविंग नहीं होता है। दूसरे कुछ राज्य हैं जो सेविंग करते हैं, आरबीआई में पैसा रखते हैं, सहूलियत होते कि ज़रूरत पड़े छोटा मोटा कर्ज तो अपने ही पैसे से उसको कर लेते हैं, कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको सिंकिंग फंड बोलते हैं। तो यहाँ नहीं था सिस्टम, तो हमने आने के बाद जो जायज़ा लिया तो मैंने कि भाई तजुब हुआ हमको कि क्यों नहीं सिंकिंग फंड यहाँ शुरू किया। तो सिंकिंग फंड शुरू किए, हर साल उसमें जमा करते हैं और आज के दिन 1600 करोड़ उसमें सिंकिंग फंड में जमा है आरबीआई के पास। मान लीजिए हमको 5 करोड़ की ज़रूरत हो, 10 करोड़ की ज़रूरत हो, हम वहाँ से निकाल सकते हैं या उसके एवज में हम कर्ज ले सकते हैं सस्ते दर पर। सूद जो है सस्ता मिलेगा हमको, हमारा पैसा ऑलरेडी वहाँ पड़ा हुआ है, तो हमको कम सूद में पैसे मिल जाएंगे बैंक से। तो ये सब चीज़ें हुई। और इसके बाद ये भी देखे कि कर्ज तो लेना जरूरी पड़ता है, राज्य को कर्ज देते हैं तो चुकाना पड़ता है जी। तो कुछ ऐसे भी कर्ज थे जो बहुत ज़्यादा सूद के थे, तो हम लोग, हमारे विभाग ने किया कि उसको मैच्योरिटी डेट से पहले उसको जमा कर दिया, तो उतना हमारा कर्ज बच गया, सूद बच गया उतना तक। तो इस तरह से हम करते रहे और अपना ये वित्तीय स्थिति को संभालने में हमको मदद मिली। फिर हम देखे कि 20 साल हो गया झारखंड का, जिससे हम लोग चार्ज लिए थे 2019 के 29 दिसंबर को जो जायजा लिया गया वित्त विभाग का, तो देखा गया कि वित्त विभाग से बजट के मार्फत पैसे तो दिए जाते हैं विभिन्न विभागों को, लेकिन पैसे का हिसाब नहीं है। तो हमारे विभाग ने ऑडिट कराया। ऑडिट कराने पर मालूम हुआ कि लगभग 10,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। हम नहीं कहते कि 10,000 करोड़ का गबन हो गया, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हिसाब तो देना है। गबन नहीं हुआ, खर्च हुआ तो खर्च का ब्यौरा भी चाहिए। तो ये भी हम लोग किए, ऑडिट करके अपने विभागों को सुधारे, एक तरह से उनकी आदतों को सुधार किए। भैया आप खर्च करते हो, आपको पैसा मिलता है, खर्च करते हो तो खर्च का हिसाब भी सरकार को, वित्त विभाग को दो। तो इस तरह से हम लोग किए और फिर साइज बढ़ाते चले गए हैं। हर साल साइज बढ़ रहा है।
85,000 86,000 पिछली सरकारों में बजट बनता था 1,000 करोड़ का, 84-85,000 करोड़ का। हम लोग आते आते 1 लाख पार कर गए। पिछले बार तो 1,16,000 करोड़ था, तो हम साइज भी बढ़ा दिए, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा काम। लेकिन अभी भी एक बड़ी राशि खर्च करने को बाकी है, लगभग 42-43% का फंड आप लोगों के पास है जिसे खर्च करना एक चुनौती है। देखिए ऐसा है कि 3 महीने बाकी है, 3.5 महीना बाकी है जी। तो खर्च जो होता है देखिएगा कहीं भी कोई सरकार में भी तो अक्टूबर के बाद ही खर्चा होता है। पहले बजट 31 मार्च तक पास हो जाता है, अप्रैल मई जून से तो वर्षा शुरू हो जाती है तो कोई काम नहीं होता है। अप्रैल मई में प्रोसीड्यूर में ही समय लग जाता है। एक्चुअली खर्चा होता है अक्टूबर से, जब बरसात खत्म हो जाता है तब से खर्चा शुरू हो जाता है। तो अभी तो बाकी है, जनवरी बाकी है, फरवरी बाकी है, मार्च बाकी है, तो इसमें हम खर्च कर पाएंगे। फिर हम खर्च कर लेंगे, हमको पूरी उम्मीद है। अब रेगुलर हम लोग विभागों के साथ बैठक करते हैं और सबसे जायजा लेते हैं, सब विभागों से। बेहतर कर रहे हैं लोग, खर्च कर रहे हैं लोग और खर्च होगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि चूंकि रामेश्वर उरांव जी के बारे एक और प्लस पॉइंट है कि ये चूंकि अधिकारी रह चुके हैं, आईपीएस रह चुके हैं, और रामेश्वर उरांव जी ये भी बात अक्सर कहा जाता है कि सरकार में अधिकारी काम नहीं करते या अधिकारी साथ नहीं देते हैं। तो लगता है कि आपने वित्त विभाग को अगर दुरुस्त किया और वित्त विभाग अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी होगी कि आपको पता था कि अधिकारियों से कैसे काम लेना है। सही बात है, और क्रेडिट अपना नहीं लूँगा। हमारे विभाग में जो मेरे साथ जो विभाग हैं, वित्त विभाग है, योजना विभाग है, फिर कमर्शियल टैक्सेस विभाग है, फिर खाद्य आपूर्ति विभाग है, अच्छे पदाधिकारी हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, सब के सब अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम ले इसमें वाणिज्य कर विभाग को तो बहुत अच्छा काम हुआ है। हम बता रहे हैं कि 5,000 करोड़ के लगभग हमारी आमदनी बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ा है 2 सालों में। तो ये एक उपलब्धि है राज्य के लिए। तो पदाधिकारी अच्छे हैं तभी तो हो रहा है। हाँ, ऐसा है कि उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, अपना अनुभव साझा करना पड़ता है, और फिर उनको बताना पड़ता है कि आप ऐसे करें तो आपका बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, दूसरे विभागों में इतने अच्छे हालात नहीं है, वही जो आप अभी कह रहे हैं, लगता है उस पर अमल करना पड़ेगा उन्हें भी। नहीं, करना चाहिए सबको करना चाहिए। और मैं इतना कहूँगा एक शब्द में, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी अच्छी है, अच्छे पदाधिकारी यहाँ हैं। एक कहावत है, देखिए जी, ब्यूरोक्रेसी के लिए कि ब्यूरोक्रेसी अरबी घोड़ा होता है, वो सवार को पहचानता है। जैसा सवार वैसा उसकी चाल उसका चाल होता है। अच्छा सवार है तेज दौड़ता है, ढीला सवार रहे तो नहीं दौड़ता है, पैदल चलता है। तो ब्यूरोक्रेसी को ये कहावत एकदम सही है, मैं मानता हूँ। जब मैं खुद नौकरी में रहा हूँ, अगर सवार बढ़िया रहेगा तो ब्यूरोक्रेसी पदाधिकारी बढ़िया है, बढ़िया काम करेंगे। बिल्कुल, ये एक लाइन में आपने सक्सेस सूत्र बता दिया है। इसे अगर अमल किया जाए तो वाकई में बेहतर फायदे मिलेंगे। रामेश्वर उरांव जी, आप लोगों की सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए। उपलब्धियों के नजरिए से देखा जाए तो आप इसे कहाँ देख पाते हैं, खुद को कहाँ तक संतुष्ट पाते हैं आप, अगर इन 4 सालों की उपलब्धियों पर आप खुद अगर गौर करें तो? ऐसा है, काम करने वाले व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसको और अधिक बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। उस माने में हम कहें तो अभी संतुष्टि का लेवल कम ही है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे कि पहले से हम बहुत आगे बढ़े। 2019-29 दिसंबर को जो हम लोग ओथ लिए थे, जो सरकार की स्थिति थी, हर मायने में ये सरकार आगे बढ़ी है हेमंत जी के नेतृत्व में। हाँ, हर विभाग में आगे बढ़े हैं, सुधारे हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। हाँ, लेकिन आगे और बढ़ना बाकी है, और हमारा गोल और आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे अभी देखिए कि सर्वजन पेंशन का मामला हो, या सबों को गरीब लोगों को अनाज देने का मामला हो, ग्रीन कार्ड के मार्फत से उनको कपड़ा देने का मामला हो, तो धोती लुंगी साड़ी दे करके उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह से स्कूल में ड्रेसेस दिए जा रहे हैं, साइकिल दिए जा रहे हैं। बच्चे आंगनबाड़ी में ठिठुरते हुए जाते थे सुबह में, उनको गर्म कपड़ा दिया गया है।
ये सब उपलब्धि है सरकार की जो पहले की सरकारों में नहीं थी। हम इससे संतुष्ट हैं, लेकिन संतुष्ट होकर बैठेंगे नहीं। हम आगे बढ़ना है हमको। बिल्कुल, एक फ्रंट है युवाओं के रोजगार का। अभी जब आप लोग वर्षगांठ मना रहे थे उस दिन भी लाठियां चलाने की नौबत आ गई। तो जो वादे किए गए थे कि इतनी लाख नौकरियां देंगे, जेपीएससी की परीक्षा एक हुई है, जेएसएससी की परीक्षा कई एजेंसियों पर सवाल उठे, तो उन्हें लेकर युवाओं को क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरे देश में स्थिति यही है, कोई झारखंड अकेला नहीं है राज्य। आज युवा हैं, रोज रोज बढ़ रहे हैं युवा, और उनमें रोजगार देना सरकार का कर्तव्य पड़ता है। रोजगार देना है एक, और अवसर प्रदान करना है। इस तरह की नीति बनानी है, इस तरह का, ताकि अवसर प्रदान करे। तो इस तरह का काम हमको करना चाहिए। सरकारी पदों में जो रिक्ति है उसके लिए सरकार कार्यरत है, उसमें सतत प्रयास हो रहा है, और हम समझते हैं कि हम जल्दी ही उस प्रयासों को एक अमली जामा पहचानने का काम करेंगे और लोगों को नौकरियां देंगे सरकारी। और कौशल, ये जो स्किल डेवलपमेंट का है, कौशल विकास का काम है, हमारे श्रम मंत्री इसको कर रहे हैं, और इससे लोगों को फ़ायदा है। यहाँ ट्रेनिंग लेकर के लोग बाहर जा रहे हैं, रोजगार मिल रहा है उन लोगों को, जगह जगह जा रहे हैं। तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक विकराल रूप है बेरोजगारी का, वो इतना आसान नहीं है। फिर भी हमारा प्रयास है उसको कम करने का। नियुक्ति नियमावली और स्थानीयता को लेकर भी हमेशा पेच फंसा रहा, चूंकि आपका अनुभव बहुत व्यापक है और आप लंबे अरसे से झारखंड को देख रहे हैं, तो उसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ा ही कठिन काम है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि लोकल लोग को ही नौकरी देंगे, लेकिन फिर नियमावली भी बनाते हैं उसी अनुरूप। लेकिन संविधान के धारा 15-16 आड़े आ जाता है, लोग कोर्ट में चले जाते हैं और हमारा नियमावली को रद्द करा देते हैं। समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी 1932 का जो खतियान का आधार पर अगर सफल हुआ तो तृतीय और चौथी श्रेणी की जो नौकरियां होंगी, और काफ़ी तादाद में हैं, वो लोग यहाँ के लोगों को मिल जाएंगे। देखिए, कोई भी राज्य में सरकार का कर्तव्य होता है कि अपने लोगों को पहले दे। ऐसे तो ऑल इंडिया करेक्टर होता है, हम फेडरल के भी सदस्य हैं, संघीय ढांचा है हमारा, बाहर के लोगों को मना नहीं कर सकते कि हम झारखंड में नौकरी देंगे हम। लेकिन कुछ कुछ नौकरियां ऐसी हैं जिसको यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, जैसे तीसरी और चौथी कोटि के नौकरियां, श्रेणी की नौकरियां, ये जो है तो इसको देना चाहिए। तो हमारी सरकार लगी हुई है। तो कहीं न कहीं विवाद सामने आ जाता है, आप लोग प्रयास कर रहे हैं मगर वो सफल नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में ये युवाओं के मन में आता है कि आप इसे अपने स्तर पर भी तो इसे तय कर दे सकते थे कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों को हम फिक्स कर रहे हैं स्थानीयों के लिए। नहीं, फिर कोर्ट में चला जाएगा। 1932 से खतियान नहीं निकाल रहा है। हम लोग क्या, उसको जो विधेयक पास करके भेजे हैं विधानसभा से, ये कहे हैं कि तीसरे चौथी श्रेणी की नौकरियां यहीं के लोगों को मिले। बिल्कुल। इसके साथ साथ इस बार जो आप लोगों की सरकार है, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा बन गया है और कई इस तरह के मामले भी आए, ईडी आईटी की भूमिका भी बढ़ गई है। तो उसे आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या समाधान होगा? देखिए, मैं पुलिस में रहा जी, कानून का सम्मान मेरा कर्तव्य है, अंदर घुसा, खून में घुसा हुआ कर सम्मान करने का। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का रोल होता है भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, इसको पॉलिटिकलाइज नहीं किया जाना चाहिए। कहीं न कहीं लोग भी कहते हैं, कहना शुरू किए हैं, और आप सामने तो नहीं बोलेंगे, दूसरे पक्ष के लोग भी दबे जुबान से कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अब इसमें ये हम एक तरफ तो हम पुराना ये जो एक्स IPS अफसर होने के नाते हम खिलाफ नहीं बोलते ईडी के, हम खिलाफ नहीं बोलते इनकम टैक्स के, खिलाफ नहीं बोलते हैं सीबीआई के, लेकिन ये पॉलिटिकलाइज जो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। कानून के अनुसार अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन एक मोटिव बना ले कि इसको तंग करना है, इस पार्टी, चूंकि ये व्यक्ति इस पार्टी का है, इसको तंग करना है, इसको बदनाम करना है, तो मैं समझता हूँ कि ये स्थिति ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए आप खुद लोहरदगा से हैं और लोहरदगा से जो धीरज साहू जी का मामला अभी आया, पूरे देश भर में चर्चित हो गया और अभी आपकी पार्टी को भी लपेटा जा रहा है उसे लेकर, तो आप इन तमाम चीजों को लेकर किस तरह से क्या कहेंगे? इसीलिए मैंने कहा ना कि पॉलिटिकलाइज नहीं होना चाहिए। वो उनका परिवार, धीरज बाबू का परिवार आज नहीं 100 साल से व्यवसाय में लगा हुआ है, तरह तरह के व्यवसाय में इनकम टैक्स भरते हैं। वो व्यवसाय ऐसा है जिसमें नकदी रखना जरूरी होता है, तो नकदी रखे हुए हैं, कितना है वो तो इनकम टैक्स उसको जांचेगा, जांच रहा है। लेकिन इसको पॉलिटिकलाइज किया गया कि ये धीरज बाबू तो बिजनेस करते भी नहीं हैं, वो तो राजनीति में है, परिवार ने उनको छोड़ दिया राजनीति करने के लिए, लेकिन उछाला गया उन्हीं का नाम। दूसरे उनके भाई, उनके भतीजे व्यवसाय में लगे हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, उनका नाम नहीं लेके, चूंकि वो कांग्रेस के हैं और राजनीति में उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन हम धन्यवाद देंगे इनकम टैक्स को, एक शब्द नहीं बोला है उसने। माँ का काम है, अपना शो कॉज करेंगे, वो जांचेंगे कि कितना पैसा इनका जायज है, कितना का इनकम टैक्स नहीं भरे हैं, वो बात है, नहीं भरे हैं तो फाइन उनको लगेगा। लेकिन इतना जो हल्ला हुआ 8-10 दिन तक चला, ये इसका कोई जस्टिफिकेशन मैं नहीं पाता। बिल्कुल, तो कानून अपना काम करेगा, सीधे सीधे इनका कहना है कि आईटी अपनी भूमिका निभाएगी बेहतर तरीके से और उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। रामेश्वर उरांव जी, अभी अगर 2024 वक्त बहुत कम बचा है और एक बार फिर अभी आचार संहिता लग जाएगी, लोकसभा चुनाव, फिर आप लोगों को मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर फिर आचार संहिता लग जाएगी, तो वक्त वाकई में लगता है कि 6-7 महीनों का ही है आप लोगों के पास। हाँ, बहुत कम वक्त है। तो ऐसे में क्या कुछ लक्ष्य आप लोगों ने तय किया है 2024 का? देखिए, लक्ष्य तो तय करेंगे हम लोग अपने आने वाले बजट में, और लक्ष्य हमारा रहेगा लोगों के कल्याण, है ना, लोक कल्याण के लिए होगा, सोशल वेलफेयर के लिए होगा। वैसे स्कीम लाएंगे आने वाले बजट में जिससे गरीब लोगों को फायदा। देखिए, एक बात समझना होगा, जो भी सरकार यहाँ रहेगी वो समझे कि यहाँ के लोग 60% लोग गरीब हैं। आपको ऐसी योजना बनाना होगा जिससे उनको रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले और रोजगार मिले। यही 4 चीज़ के लेकर के आपको बजट बनाना होगा, आपको नीति बनानी होगी, तभी आप यहाँ के लोगों का भला कर सकते हैं। अब बिल्कुल, अभी लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, आप इससे पहले सांसद भी रह चुके हैं, तो आपकी पार्टी अभी गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन आप लोगों ने बनाया है, तो क्या कुछ प्रारूप होगा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। नहीं, देखिए, इस पर हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। ये तो हमारी पार्टी आला कमान इसके लिए है, कमेटी बनी हुई है, वो सभी पार्टियों से बात करेंगे, कमेटी करेगी बात, और फिर तय होगा कि कौन किस राज्य से कितने सीटों पर लड़ेंगे। पिछले बार 2019 में हम 9 सीट पर लड़े थे, 7 पर कांग्रेस और हमारे साथी थे जेवीएम के 2 उसमें लड़े थे, 9 सीट हमको मिला था, बाकी जेवीएम लड़ी थी। लेकिन कितना सीट इस बार मिलेगा ये आला कमान तय करेगा हमारा। जेवीएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी के आला कमान है, वो दोनों मिलकर तय करेंगे। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी बिल्कुल हमेशा जिस इस बात को लेकर कायम होती है कि आखिर बड़ा भाई कौन होगा। जेएमएम कहती है कि हम यहाँ के क्षेत्रीय दल हैं तो बड़े भाई की भूमिका में हम रहें, लेकिन लोकसभा को लेकर आप लोग कहते हैं कि नहीं, अभी बड़े भाई हम रहेंगे। देखिए, स्पष्ट है, जहाँ तक मुझे याद है मैं अध्यक्ष हुआ करता था, तय था कि भाई राज्य का मामला होगा तो जेएमएम हमारा बड़ा भाई रहेगा, लेकिन ऑल इंडिया की बात होगी तो उनका प्रेजेंस तो ऑल इंडिया में है नहीं, वो तो एसी राज्य के लिए है सिर्फ। तो हमारा तो ऑल इंडिया पर चल रहा है ना, कांग्रेस पार्टी एक अखिल भारतीय पार्टी है, तो हमारा रोल तो ज़्यादा बड़ा रहेगा। हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएंगे तभी तो सरकार बना पाएंगे दिल्ली की। आप खुद क्या लोकसभा इस बार फिर लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले आप खुद लड़ते रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं पार्टी पर छोड़ देता हूँ। पिछले बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मैं बैठ गया, फिर पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बना दिया, फिर कहा गया मुझे कि आप चुनाव लड़िए, विधायक का लोहरदगा से लड़िए, मैं लड़ा, फिर पार्टी की कृपा हुई, सोनिया जी की कृपा,
सोनिया जी का मैं बराबर नाम लेता हूँ। सोनिया जी कहीं हम पर कृपा रही। उसने कहा कि मंत्री पद का शपथ लीजिए। मैं शपथ लिया और आपके पास आज बैठा हुआ हूँ वित्त मंत्री की हैसियत से। चलिए, यूथ्स को और झारखंड के लोगों को आप क्या मैसेज देंगे अब? देखिए, झारखंड के लोगों को हम ये मैसेज देंगे कि आप निराश नहीं हो। ये सरकार पर विश्वास किया है आपने, अभी तक आपको सरकार ने उस विश्वास को कम नहीं किया है, उस विश्वास को पूरा करने की हर कोशिश की है। हर वर्ग के लोगों को के लिए सरकार कर रही है। युवाओं को कहेंगे कि ठीक है, ये बेरोजगारी का जो समस्या है बहुत बड़ा समस्या है, सरकार लगी हुई है इसमें सुलझाने में, और उम्मीद करते हैं कि इस साल 2024 के अंत तक इसको बहुत कुछ सुलझा लेंगे। समस्या ख़त्म नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन सुलझाएंगे, इसको कम करेंगे। हम यही युवाओं को कहेंगे, निराश नहीं होइए आप, आपका राज है। चलिए हम मिलजुल करके सरकार और युवा वर्ग मिल करके इस राज को बेहतरी की स्थिति में पहुंचाएं। तो चलिए, रामेश्वर उरांव जी का मैसेज है यूथ्स को कि आप बेसब्र ना हो। जो वक्त बचा है 2024 में, उसका इस्तेमाल वो रोजगार देने के लिए, नियमावली तय करने के लिए करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि सब कुछ बेहतर होगा। रामेश्वर उरांव जी, हमें वक्त देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। न्यू ईयर को लेकर हमारे न्यूज बाइस्कोप के दर्शकों को क्या शुभकामना देंगे आप? आज से नया साल शुरू हो गया है। हम शुभकामना देंगे आज के दिन आपके दर्शकों को और आपके मार्फत राज्य के पूरे नर नारियों, बच्चे बच्चियों को कि ये वर्ष 2024 सुखद रहे, समृद्धि का वर्ष हो, राज्य में शांति कायम रहे और विश्वास बना रहे कि हम हैं, झारखंड में हैं, झारखंड को हम बेहतर मिलेंगे, सब मिलकर के हम बेहतर बनाएंगे।